अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 7 शुरू करते हैं कैफ 5 का। आज इंशाल्लाह हम IFRS 16 स्टार्ट करेंगे। वैसे रूटीन के प्लान में तो हम IS 41 पहले करते हैं, लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अब तकरीबन आज का दिन, चलें ये 6 दिन है अब, और उसके बाद अगले संडे को मिलाकर 7 दिन है, तो 6 और 7 13 दिन है। तो इन 13 दिनों में अगर मैं IS 41 करता तो वो 5-1 दिन में पूरा हो जाता है। फिर कोई और छोटा टॉपिक भी करता तो वो 2-3 दिन में हो जाना था, फिर 2-3 दिन ज़ाया होने थे। तो 13 दिन एक अच्छा अरसा है जिसके अंदर तकरीबन लीज जो है वो आप कह सकते हैं कि 70 to 80% तक थोड़ी प्रैक्टिस की कमी के साथ पूरा हो जाता है। तो संडे तक आपने आना है ना, संडे को ही जाना है। टिकटें संडे की करवाना, अभी से करवा लो, मैं बता रहा हूँ। जो ईद से पहले वाला संडे है ना, 7 तारीख है ना, 7 को ना संडे की टिकट करवाना। संडे को क्लास है, संडे नॉर्मल ऑन डे है, उस दिन भी इंपॉर्टेंट काम ही चल रहा होगा IFRS 16 का। इससे ये होगा कि हम IFRS 16 एक गो में तकरीबन कर लेंगे। उसके बाद जो 5-6 दिन बाद आएंगे उसके अंदर फिर जो है वो हम कोई नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं, इसकी फर्दर प्रैक्टिस करनी होगी वो भी कर सकेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने चेंज कर दिया है। तो आज ज़्यादा तो IS 38 ही करना है क्योंकि रहता है अभी हमारा कुछ काम, लेकिन IS 38 की थेरी भी इम्पॉर्टेंट है। MCQs आ जाते हैं और वैसे भी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो सवालों में यूज़ हो जाती हैं। तो वो थेरी के लिए वैसे भी आप लोग बोर होते हैं, जो भी थेरी किसी चैप्टर की हुआ करेगी वो अगले चैप्टर में हम साथ साथ चलाया करते हैं। तो IS 38 की जो थेरी होगी वो कल और परसों पहले 20-25 मिनट में, या आखिरी 20-25 मिनट भी कर सकता हूँ ना, ये ना हो कल पहले 20-25 मिनट बच्चे आई ना, तो वो मैं डिपेंड करता है। अगर बच्चे कम होंगे तो मैं फिर एंड पे थेरी कराऊंगा। थेरी से माफ़ी नहीं ना देनी किसी को, ठीक है। तो 20 से 25 दिन अगले 2 दिन हमारी ये थेरी IS 38 की चलेगी। लेकिन IFRS 16 आज हम उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आधा पौना घंटा कोशिश करेंगे कर लें, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स। आज मैंने पहला सवाल आपको ज़मीन का लीज़ का करवा देना है इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, आ जाते हैं अपने IS 38 के ऊपर। हमने वेबसाइट कॉस्ट को पढ़ा था, सही है। इसके अंदर यहाँ तक आप पढ़ाए थे, यहाँ तक कोई मसला है तो, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। कितने बच्चे पढ़ के आए हैं? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? हाइब्रिड में कोई भी नहीं पढ़ के आया? अच्छा, हाथ खड़ा करते करो यार, तुम तो देख रहे हो मैं। वेयर इज द चूहा? ऐसे, अब मेरे और करीब हो गए हैं आप लोग। ऐसे, ये कैब वाले भाई के कैब के ऊपर पता है क्या लिखा है व्हाइट कलर से? ये दूसरी रो में बैठा हुआ है, पहली वाले को तो H नजर आ रहा है ना, H सा, ठीक है। वो अगला भी मैं पढ़ सकता हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से बैठना आज, ठीक है। ये आंख ना मलो आखिरी क्लास में ऐसे ऐसे बैठ के, जाग जाओ अब, ओके। अच्छा जी, अब वेबसाइट कॉस्ट क्या पढ़ा था इसके बारे में? अगर हम वेबसाइट को इंटरनली जनरेट करें, वो इंटरनल यूजर के लिए हो तो चुप करके कैपिटलाइज, ठीक है, उससे फायदा ही हमें हो रहा होता है, ठीक है, और कई साल तक हम फायदा लेते रहते हैं, ओके। और अगर हमने उसको फॉर एक्सटर्नल एक्सेस बनाया है और वो सोलली फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज है, तो फिर चाहे आपको वो धोखे भी देता रहे सवाल के अंदर, प्लानिंग फेज, जाहिर सी बात है वेबसाइट ने बनना है तो प्लानिंग फेज भी आना है, फिर डेवलपमेंट फेज जिसको वो उस तरह से बांटता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, वो ग्राफिक डिजाइनिंग, वो कर भी रहा है तो वेबसाइट बनते हो ये खर्चे होने तो है ना, तो वो भी क्या होंगे? एक्सपेंस आउट होंगे, क्योंकि वो वेबसाइट ही किस लिए बन रही है? सोलली फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। इसको साइड पे करो। असल तो ये है जो टेस्ट भी करता है ज्यादा, लेकिन 18वें सवाल में ये हुआ था, है ना। चलो कोई नहीं, खैर है। अच्छा, अब फॉर ऑनलाइन सेल अगर है वो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फिर आपने थोड़ा सा कनॉलेज गेन किया था। वो कनॉलेज कुछ इस तरह से था, ठीक है। प्लानिंग फेज, फिजिबिलिटी बना रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या चाहिए, अल्टरनेटिव्स को असेस कर रहे हैं और सिलेक्ट कर रहे हैं प्रेफरेंस। इस अरसे के खर्चे, प्लानिंग फेज के खर्चे, ये क्या हुआ करेंगे जी? एक्सपेंस। 4th, 5th, 6th, 8th रो और 7th रो जगह बना लें एक बच्चे की, प्लीज खाली रख लें। अब मैं दोबारा ना कहूं, अब अपनी अपनी रो गिन लें। अच्छा, ये सारे खर्चे जो हैं प्लानिंग फेज के, ये क्या होंगे? एक्सपेंस आउट, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डोमेन नेम ले रहे हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं उन एप्लीकेशंस को वेब सर्वर पे, स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग है जी, रंग रोगन भर रहे हैं, फिर कंटेंट डेवलप कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं कंटेंट, जैसे भी है। ये सारा कुछ क्या है? ये एक तरह की वो डेवलपमेंट फेज है जो हम कहते थे। यहाँ पे स्टैंडर्ड ने डेवलपमेंट नहीं बोला, स्टैंडर्ड ने ये 3 बोले, ठीक है। तो इस अरसे के सारे खर्चों को कैपिटलाइज करना है। अगर
IS 38 का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर इंटेंजिबल जो है वो मीट हो जाए। और वो क्राइटेरिया 6 नहीं 8 मैंने कहा था, जेन में रखा करें 8 है। पहली बात सबसे पहली जरूरी है क्या, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल, तो फिर इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करना है। अब अगर वो इंटरनली जनरेटेड है तो उसको डेवलपमेंट फेज में तब रिकॉर्ड करना शुरू करना है जब वो अगले 6 क्राइटेरिया भी मीट कर जाए। तो इस तरह से मैंने कहा था जबरदस्ती करके 8 कर लो, ठीक है। अब ये सारे खर्चों के बारे में उसने कह दिया कि इनको क्या करना है, इनको आपने कैपिटलाइज करना है अगर क्राइटेरिया मीट कर जाए। लेकिन 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 इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट है और है फॉर ऑनलाइन, फॉर एक्सटर्नल एक्सेस में, ऑनलाइन सेल वगैरह के लिए, पर उसमें भी अगर शुबा है एडवर्टीजमेंट का हो जाएगी, उसके साथ साथ हो जाती है ना। वो कैसे हो सकती है, वो कैसे हो सकती है, जो तस्वीरें फोटोग्राफर ने खींच के आपकी वेबसाइट पे लगाई हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है ये तस्वीरों से तो एडवर्टीजमेंट भी हो रही होती है, तो जो इसको आपने पैसे दिए हैं वो एक्सपेंस आउट होंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस इज एक्सपेंस्ड, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल फी पेड टू एक्सपर्ट फॉर टेकिंग क्रिच, ओके। अगली बात, जब वेबसाइट तैयार हो गई, ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। अब ऑपरेशंस के दौरान कोई भी खर्चा आपने कैपिटलाइज नहीं करना अनलेस के वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर जाए। वो कौन से खर्चे हैं जी ऑपरेशंस में, भाई चलाने के लिए वेबसाइट, ठीक है, आप उसको इंप्रूव कर रहे हो, बेहतरीन करने को, अपडेट कर रहे हो, ग्राफिक्स को, न्यू फंक्शंस ऐड कर रहे हो, वेब सर्च इंजन के साथ अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवा रहे हो, बैकअप कर रहे हो डाटा को, रिव्यू कर रहे हो, सिक्योरिटी को, यूजेज को, ये सारी चीजें देख रहे हो कि क्या जी हमने सोचा था इतना उतना यूज हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो इनको कैपिटलाइज नहीं करना, इनको कैपिटलाइज नहीं करना अनलेस, जरा सीधा बोलते हैं, इनको एक्सपेंस आउट करना, सॉरी सीधा बोलते हैं, ठीक है, हम स्टैंडर्ड की जुबान बोलने लग गए ना, सीधा बोलते हैं। इनको क्या करना है, हमेशा एक्सपेंस आउट करना है। हाँ, अगर इनमें से कोई रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर जाए तो कैपिटलाइज, लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा कि ये है बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस। तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दी थी कि जिस तरह से ये एडिंग न्यू फीचर जो हैं, इनमें न्यू फंक्शन जो फीचर ऐसा है, ये जैसे मैंने कहा था आपने पहले सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी रखा हुआ था, जैसे ही आपने ऑनलाइन पेमेंट ऐड की, ज़्यादा लोग जो है आपको आके जो है वो आपकी जो है वो यहाँ से सेल करने, परचेज करने लगे चीज़ें, ठीक है। तो ये फिर आप कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर्स में कहा था कि सेलिंग एडमिन वगैरह जो ओवरहेड्स होते हैं वो आपने एक्सपेंस आउट करने हैं अनलेस के वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। इनएफिशिएंसीज, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, ट्रेनिंग वगैरह, ये सब के सब क्या होते हैं, एक्सपेंस आउट, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कुछ सवाल किए भी थे। हफ्ते को हमने एक बी पार्ट भी रिकॉर्ड किया था जिसमें माशाल्लाह से अब इस वक्त तकरीबन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे तो कोई 200 बच्चा अराउंड 250 बैठा होगा। तो इसका कोई 5% ले कितना का होता है, 175 का, इतने भी नहीं होने मेरे ख्याल से, हैं जी। तो घर पे कितने बच्चों ने, यानी घर क्लास वाले मिला के, घर वाले मिला, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने बी पार्ट को ले लिया था? सर हमें पता ही नहीं था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना उसका इस लेक्चर से कोई ताल्लुक है, ठीक है, और ना वो ऐसे मसले वाली बात थी। आधे पौने घंटे की क्लास है, उसमें हमने जो पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में उसी की एप्लीकेशन ही थी। तो प्लीज़ ले ज़रूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट थी क्लास, इंपॉर्टेंट थी ना क्लास, ओके। तो ऐसे ही हम हफ्ते में एक आधी क्लास कर लिया करेंगे जिसमें वो ऐसा काम कर लेंगे जो बाद में जाके बोझ बनता है। जैसे टेस्ट आज है आप लोगों का, टेस्ट लाजमी दीजिएगा, वरना मैं बहुत बुरा हूँ। आपका मंडे का दिन टेस्ट डे है, ज़रा बुला लें उनको, भाई बुला लें, ज़रा बुला लें आमिर। मैं हूं ना जी, मैं आपको मैं बता रहा हूं ना, मुंह ना स्नेहा देते रहे वहां, मैसेज को क्या करना है। देखें IS 38 आपको आता है, जिनको नहीं आता वो भी बैठ कर देखें, उनको भी आता है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपको पता है, आप आजमा के देखें। कोई टेस्ट दिए बगैर कल आएगा ना तो मैं उसके साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा, बता रहा हूं, ठीक है। ओके, मैंने कह दिया जो कहना था, ठीक है। IS 38 का नोट बनाना आपको आता है? जिसको नहीं आता, भाई आज टेस्ट है ना इनका, हाँ आज टेस्ट डे है, और आप क्लास के बाद शाम 5 बजे तक किसी भी वक्त टेस्ट रूम में जाके टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट होगा मेरे ख्याल से कोई 20 नंबर तक का होगा, मेरे अब जहन से फिर निकल गया, देख के बता दें। नहीं बेटा कल नहीं हो सकता, आखिरी बार बोल रहा हूँ, दोबारा कोई ना बोले। टेस्ट है आज और सब बच्चे टेस्ट देंगे, और कल अटेंडेंस शीट बाहर लेके खड़े होना। भाई साहब आपको कह रहा हूँ, जो टेस्ट दिए बगैर क्लास में आए उसका मुझे बता देना, उसको खड़ा करना है क्लास में, और जिनको कहेंगे खड़े हों वो मेरे आने तक खड़े रहिएगा। और गर्ल्स यहाँ पे ना खड़े होइएगा, गर्ल्स हाइब्रिड तो अलग है नहीं, आप अंदर ही ना आइएगा क्लास के अगर टेस्ट नहीं दिया होगा तो, ठीक है।
दैट्स ऑल जी। हाँ, और फिर रिजल्ट वाले दिन बेइज्जत अलग होंगे जो फेल होंगे, तो 2 दफा बेइज्जत होने से बचें, अपीयर भी हो। देखें, आपको पीपी का नोट की तरह से इंटेंजिबल के नोट में कोई मसला नहीं आया, जो आपने पढ़ा हुआ है वही पढ़े हुए में से आपका टेस्ट होना है। इंशाल्लाह आप पास होंगे, सिर्फ पेपर नहीं आप देंगे, आप एक बार बैठ के तो देखें यार, बस करें, टाइम ना जाया करें मेरा। अच्छा जी, हमने टेस्ट दिए बगैर कोई पे ट्रिपल टू के एंड पर ये कुछ छोड़ा था मैंने आपके लिए कि मैं पढ़ाऊंगा बाद अब SIC 32 does not apply to expenditure on purchasing, developing, operating हार्डवेयर। अच्छा, हार्डवेयर को परचेज करें, वेब सर्वर हार्डवेयर को खुद भी बना ले, हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं यानी वेब सर्वर वगैरह, प्रोडक्शन सर्वर, स्टेजिंग सर्वर, या कोई इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं जिसके अंदर वो मॉडम जैसे होता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन के अंदर मॉडम भी होता है ना, तो कहते हैं SIC 32 जो है ये आपके PPE पे समझो, क्यों कह लें, नहीं लगता क्या, किस पे जी, ये आपके हार्डवेयर को खरीदने पे, डेवलप करने पे, ऑपरेट करने पे SIC 32 अप्लाई नहीं होता। उस पे कौन अप्लाई होता है फिर? IS 16, ठीक है, बट IS 16 अप्लाइज। ओके, ये बात समझ आती है। नेक्स्ट, when an entity incurs expenditure on an internet service provider hosting the entity's website, ये जो वेब सर्वर पे मैंने कहा था कि आप जो है वो अपनी वेबसाइट रजिस्टर करते हैं, ठीक है, अपना वेब सर्वर आपने नहीं लिया, ठीक है, ना बनाया ना लिया, बड़ा महंगा काम होता है। आपने एक वेब सर्वर पे अपने जो है वो वेबसाइट को होस्ट करवा दिया। अब वो वेब सर्वर वाले जो हैं वो आपसे एनुअल कॉस्ट लेते हैं इसकी, ठीक है, एनुअल मंथली जो भी हो, ठीक है, वो कॉस्ट आपसे ली जाती है। तो वो कॉस्ट SIC 32 कह रहा है, ये कह रहा है, स्टैंडर्ड कह रहा है कि SIC 32 जो है उस कॉस्ट पे भी नहीं लगता, ठीक है। वो तो सिंपल अकाउंटिंग जैसे एक्रूअल के अंदर आप नहीं पढ़ के आए, ये इसी तरह का एक किराया होगा, रेंटल है। अगर आपने इकट्ठा दे दिया आज और आपके इस साल के अंदर वो 6-7 महीने इस्तेमाल में बाकी रहते हैं, तो वो जो प्री पेमेंट वाली अकाउंटिंग है वो करेंगे आप, SIC 32 नहीं लगेगा, पढ़ के देखें। When an entity incurs expenditure on an internet service provider hosting the entity's website, this expenditure is recorded as an expense as and when services are received। तो ये मैंने आपको समझाया कि अगर मिसाल के तौर पे आपने साल के पहले दिन साल पूरे के पैसे इकट्ठे दे दिए तो वो सारा एक्सपेंस है, और मिसाल के तौर पे आपने 1 जुलाई को पैसे पे किए हैं और साल के हैं और आपका ईयर 31 दिसंबर को हो गया है, तो जो इनकर हुआ है वो 6 महीने एक्सपेंस में जाएगा, बाकी 6 महीने प्री पेमेंट। तो वो कह रहा है SIC 32 में ना लाना इसको, किस चीज को, जो वेबसाइट होस्ट करने वाले को आपने पैसे पे करने, एक्सपेंस करना है, ठीक है, समझ आती है। नेक्स्ट, SIC 32 डज नॉट अप्लाई टू एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ अ वेबसाइट फॉर वेबसाइट। आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है, आप वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बिठाया हुआ है आपने, और वहां पे आप वेबसाइट्स बना के लोगों को बेचते हैं। तो क्या ये आपके इंटरनल यूज के लिए, क्या ये आपके एक्सटर्नल एक्सेस के लिए, आपके लिए यूज में है? ये तो भाई आपकी इन्वेंट्री है। ये जब पड़ी होगी तो IS 2 लगेगा, और जब ये बिकेगी तो IFRS 15 आपने बिल्कुल एंड पे जाके इंशाल्लाह जो पढ़ना है सिलेबस में 13-14 दिन लगते हैं उस पर, और सवाल पक्का जिसमें से आता है उसमें जाके फिर इसकी अकाउंटिंग जो है वो सेल की डील होती है, ठीक है। तो अगर आपने वेबसाइट फॉर सेलिंग पर्पज बनाई है तो उस पर भी SIC 32 नहीं लगता। वो जब बनेगी, पड़ी होगी, IS 2 इन्वेंट्री है, और जब वो बिकेगी तो IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो पढ़ें, द डेवलपमेंट SIC 32 does not apply to expenditure on development or operation of a website for sale to another entity in the ordinary course of business, ठीक है। तो उस पर IS 2 या IFRS 15 लगेगा। और लीज आज इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, वो कहता है जी लीज पर भी SIC 32 नहीं लगता, उस पर IFRS 16 लगता है, ठीक है। IFRS 16 क्या है, इंशाल्लाह आज आप ये थोड़ा सा देखना, जानना शुरू करेंगे। बाकी IFRS 16 पे तकरीबन कमोबेश भी 20 से 22 दिन लगते हैं, और आपने पास्ट पेपर एनालिसिस तो देखा ही था, कोई अटेम्प्ट इससे खाली नहीं गई, पक्का सवाल आता है IFRS 16 में से, ठीक है। तो अब ईद से पहले हमने कोशिश करके इसको जो है वो इस काबिल कर लेना कि फिर सिर्फ प्रैक्टिस रहती हो, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना रहता हो।
तो कोई छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। संडे जो है 7 तारीख वाला, 7 तारीख वाला 6 जो भी हो, संडे जो ईद से पहला संडे है 7 है ना, उसको तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। उस दिन मैं मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर करवाऊंगा। अच्छा जी बेटा, IS 38 में अगर वेबसाइट की बात होती तो ये आता क्यों है, लेकिन क्या इंटेंजिबल के अपने स्टैंडर्ड के अंदर वेबसाइट की बात होती तो ये आता, उधर तो है ही नहीं ना। तो वेबसाइट से रिलेटेड उसने बता दिया कि जी ये इस पर नहीं लगता, ठीक है ना। वो IS 38 ने अपना स्कोप भी अलग से बताया होगा कि मैं इस पे नहीं लगता, वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर इसकी डिस्कशन नहीं थी, तभी तो ये इंटरप्रिटेशन दी गई थी, ठीक है। वेबसाइट के बारे में वहां पर डिटेल्स थी नहीं, तो इसने अपने बारे में बता दिया, ठीक है। ओके, तो सही है। अच्छा जी, अब अच्छा, आप लोगों ने कभी गौर किया है, करना चाहिए, ये आपकी किताबों का सबसे आखिरी सफ़ा है, इसको आपने रीड करना है, क्योंकि ये सब कुछ आपको आता है। बाल कुछ चीज़ें अभी थोड़ी सी चूंकि रहती हैं बीच में थ्योरी वाली, तो वो इसलिए मैं ज़रा अभी इस तरफ लाया नहीं था, लेकिन अगर आप गौर फरमाए ना, इस चैप्टर के एंड पर ये सफ़ा होगा, इस चैप्टर के एंड पर। पेज नंबर 297 है जी, ठीक है, यानी 296 के बाद। अच्छा इधर देखें, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं कल पढ़ाऊंगा इसको होपफुली, या परसों किसी वक्त में, लेकिन इधर देखो फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। इंटेंजिबल क्या है? आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल। आइडेंटिफाइबल सेपरेबल हो सकता है, लीगल, पता है आपको, पढ़ा है। इनिशिएट एक्विजिशन कब करनी है? जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबल हो, कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इंक्रीज इन सेल, रिड्यूस इन कॉस्ट। ये सारी चीजें जो पढ़ी हुई है ना, यहां पे समरी पढ़ी है, ठीक है ना। ये क्विकली एक नजर डालें तो एक्वायर्ड इंटेंजिबल्स, अंग्रेजी तो वहां से पढ़ानी है, लेकिन ये कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे जिसमें ये सारी चीजें शामिल होंगी, और जो कॉस्ट का पार्ट नई चीजें होती हैं वो क्या चीजें हैं यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको पढ़ना है, ये सारा जो नहीं पढ़ना वो मैं बताऊंगा। एक्वायर्ड इंटेंजिबल तो ये हो गया। इंटरनली जनरेटेड, जिसके ऊपर खप रहे हैं इतने दिन से, रिसर्च को एक्सपेंस करना है। डेवलपमेंट में मीटिंग कंडीशंस, वो 6 क्राइटेरिया कैपिटलाइज नहीं कर रहे तो एक्सपेंस। क्या कुछ होगा इसकी कॉस्ट में शामिल? मटेरियल, सर्विस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फी टू रजिस्टर, पढ़ा हुआ है। अमोर्टाइजेशन ऑफ या डेप्शन ऑफ अनदर एसेट, याद आ रहा है क्या? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन अगर एट्रीब्यूटेबल हो, ठीक है। और कॉस्ट मेंशन इन पैरा 59 इफ डेवलपमेंट, वो ये पैरा 59 कौन सा है ये जाके आपने देख लेना, ठीक है। अच्छा, वहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट पड़ी हुई है। नेक्स्ट, कॉस्ट जो हमेशा एक्सपेंस होंगी, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इनएफिशिएंसी, स्टाफ ट्रेनिंग, नहीं कैपिटलाइज करना आपने इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड एसेट्स को, सारी बातें पढ़ी हुई हैं। फिर एक्वायर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट, नॉमिनल या फेयर वैल्यू पढ़ा दिया था। बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये अभी नहीं पढ़ाया हुआ, ना पढ़ाना है, ये कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे। जब हम किसी का पूरा बिजनेस ही एक्वायर कर लेते हैं, उसको अपनी सब्सिडरी बना लेते हैं, तो उसकी गुडविल भी खरीदते हैं, तो ये उस पर भी लगता है, लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ना, ये हम कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे, ये इतना सा हिस्सा, ठीक है। तो किताब में भी जहां पे इसकी डिस्कशन आएगी वो आपके लिए अभी रेलेवेंट फिलहाल नहीं है। फिर एक्सचेंज है तो वो बुक में रेफर कर लें जहां पे पढ़ा था, ठीक है। वेबसाइट कॉस्ट, SH 32 पढ़ रहे हैं। अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, डू नॉट अमोर्टाइज बट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, इन 3 को। और अमोर्टाइज करो और इम्पेयरमेंट सिर्फ तब करो जब बाकी सारे के सारे, इन 3 के अलावा। फिर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ, लीगल लाइफ में एक्सटेंशन पीरियड तब ऐड करो जब, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है हमने, सारा आपका टॉपिक यहाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू 0 लेंगे अनलेस के वो कमिटमेंट आ जाए उसकी, या और दूसरा या है, या तो एक्टिव मार्केट है या कोई कमिटमेंट भी कर रहे तो रेजिडुअल वैल्यू ले लेंगे। लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए सब्सिक्वेंट सिर्फ तब, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तब कर सकते रीवैल्यूएशन मॉडल पे अगर एक्टिव मार्केट हो, ठीक है जी। कैसा रहा? ओ ये क्या आ गया? अच्छा जी, चले आप आ जाएं। आप पास पेपर आपको दिया था होमवर्क के अंदर, पास पेपर 16, हाँ जी हो गया था। चलें ज़रा क्विकली इसको करते हैं, फिर एक 18 को भी करते हैं, फिर एक नया सवाल भी करते हैं, अब फिर बस करेंगे, ठीक है। थ्योरी फिर नहीं करवाऊंगा क्योंकि थ्योरी अब फिर आपको बोर करेगी एंड पे, तो कल जो है वो थोड़ी सी स्टार्ट में, थोड़ी सी एंड पे, दरमियान में IFRS 16 को सैंडविच करेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ वेबसाइट। ओ वेबसाइट ISIC 32 इजी ले रहे थे हम, 2 सफ़ों के ऊपर सारी कहानी पड़ी है, जिसमें से काम का समझो एक ही सफ़ा है,
दूसरे में SIC 32 डज नॉट अप्लाई पढ़ा दिए, बाकी ज़बानी पढ़ाया हुआ है। याद रखना सिर्फ ये इंटरनल एक्सेस के लिए अगर है तो वो कैपिटलाइज है, और एक्सटर्नल के लिए है तो एडवर्टीजमेंट वाली एक्सपेंस, और इतनी सी बात है सिर्फ जो ऊपर लिखी सफ़े में, बाकी वो एक सफ़ा है। और सवाल देखो कितने आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वेबसाइट की फॉर इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट ही होती है। ऑल्सो डिस्कस द रीजंस फॉर नॉट इंक्लूजन ऑफ एनी। इस तरह का एक सवाल पहले भी किया था, उसने कहा था कि जिनको इंक्लूड नहीं किया उसकी रीजंस बताओ, ठीक है। ओके, अच्छा अब शुरू करते हैं जी काम। अजवा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन, रमज़ान की है जी मुनासबत से ये किताब ज़रा, यार तुम और इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ, उधर हो के बैठो, बैग उठाओ, वो जैसे बेदबी होती है ना आप लोगों की। थोड़ी जगह यहाँ पे रख दिया करो यार, मेहरबानी आपकी है। ये बैग मेरा उधर रख दो। अच्छा जी, अजवा लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑन 1 जुलाई 21। ये एंड हमारा क्या है कहीं नहीं बताया हुआ, चलो। ऑन 1 जुलाई 21 AL लॉन्च्ड इट्स ओन लॉन्च्ड का मतलब क्या है? नहीं, लॉन्च का मतलब यह है कि कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये लिखी कि 1 जुलाई 21 को डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, तभी तो लॉन्च हुई होगी। क्या ख्याल है? ठीक है, तो डेवलपमेंट कंप्लीट। अब पता नहीं डेवलपमेंट शुरू कब हुई, पता नहीं अच्छी कब शुरू हुई, बुरी कब तक रही, रिसर्च थी या नहीं थी, पता नहीं क्या था, पता नहीं, रिसर्च तो थी नहीं ऐसे। बहरहाल डेवलपमेंट ज़रा हमने अपने ध्यान में रखा वो 3 कैटेगरीज को, ठीक है ना। अच्छा जी, AL लॉन्च इट्स ओन वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये कैपिटलाइज करने वाली है, एक्सपेंस आउट तो नहीं करेंगे। और 18वें सवाल में यही मुसीबत थी, एक्सपेंस आउट करने वाली थी। द वेबसाइट वॉज डिवेलप्ड इंटरनली विच मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग एज एन इंटेंजिबल ऑन 1 मई 21। तो 1 मई 21 पर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो गया। अब पता नहीं ये शुरू कब हुआ होगा काम, चलो देखते हैं। जैसे जैसे डाटा मिलता जा रहा है लिखते जा रहे हैं अल्लाह का नाम लेके। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऊपर ही लिख दिया उसने, अब नीचे ना लड़ते रहना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है या नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो है, वो अगली बात है कि फिर उसमें से जो प्लानिंग फेज का होगा वो एक्सपेंस आउट, और जो डेवलपमेंट फेज कह लेते हैं, 3 चीज़ें ना उसके अंदर आसानी के लिए कहते हैं। डेवलपमेंट फेज का होगा उसको क्राइटेरिया अगर मीट कर रहा है तो कैपिटलाइज करें, वो कह रहा है क्राइटेरिया मीट कर रहा है बहरहाल, लेकिन वो किस दिन से मीट कर रहा है? 1 मई से। अच्छा, अब वो कहता है, ज़रा पढ़ते चले जाते हैं, पहले सिर्फ ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। मेरा दिल है कि मैं वो सफ़ा ना ही खोलूँ, ठीक है, बगैर आप उसके देखें, आप भी देखें ज़रा। तो डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, ये तो प्लानिंग फेज है। सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड्स, ये तो एक्सपेंस होते हैं। हाँ, ये ऊपर वाली लाइन जालिम ने लिख दी थी, तो अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, हाँ अब देखना ये पड़ेगा, अगर तो प्लानिंग फेज से रिलेट करेंगे तो वो एक्सपेंस, और अगर डेवलपमेंट वाले फेज से करेंगे तो फिर कैपिटलाइज। सैलरीज तो आपको देनी पड़ती है ना साइंसदानों को, ठीक है, चाहे रिसर्च फेज भी चल रहा हो, ओके। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट, ये मुझे पता नहीं, ये इसमें ना बच्चों, इसमें एक्सपेंस भी होना है और इसमें कैपिटलाइज वाला भी होना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट, हाँ लेकिन एक मसला है, 1 मई, ओ यस यस यस, शुक्र है, चलो। अच्छा, साथ साथ ये भी पढ़ते चलें, 1 मई से पहले वाले खर्चे हम नहीं कैपिटलाइज कर सकते क्योंकि क्राइटेरिया उससे पहले मीट, चाहे उससे पहले डेवलपमेंट वाली कोई स्टेज भी स्टार्ट हो गई है ना, वो एक्सपेंसिव होना है, ठीक है ना। अब ये देखें अगर, तो लकीली डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट ही किस दिन शुरू किया है? मई टू जून का मतलब क्या है कि मई और जून 2 महीने, यानी अगर ये 7 में से आपने 1 महीने का निकालना हो तो आप इसको यूं करोगे, डिवाइड बाय 2 × 1। वैसे कह रहा हूं, बता रहा हूं कि अगर आपने अलग अलग मिसाल के तौर पे 1 महीना एक्सपेंस होता है, 1 कैपिटलाइज होता है, तो कैसे करते हैं? हाँ, तो ये 2 महीने की कॉस्ट है, ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय 2 × 1 कर देते। खैर, उसके बाद रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन्स, ये तो ऑपरेशन का फेज था, ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं तो ये तो क्या होता है? एक्सपेंस, ठीक है। एनुअल फीस अभी भी पढ़ा के आ रहा हूं, SIC 32 डज नॉट अप्लाई टू, ठीक है। तो ये एनुअल फीस फॉर वेब होस्टिंग, तो ये भी क्या होगा? एक्सपेंस।
एम्प्लॉयज ट्रेनिंग 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 हमेशा एक्सपेंस होती है। डिस्काउंट ऑफर्स फॉर लॉगिंग ऑन वेबसाइट, ये सेलिंग एक्सपेंस, ये तो वो है ना कि वेबसाइट पे आने वाले को डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये वैसे तो पहले ज़माने के अंदर, पुराने ज़मानों की बात है कि इसको सेलिंग एक्सपेंस क्या है कि जीपी के बाद रखा जाता था, लेकिन अब आप लोग माशाल्लाह नई इंट्रो पढ़ के आने वाले बच्चे, आपको पता है कि सेल डिस्काउंट, ये जो कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, ठीक है, इसको अब सेल में से ही नेट कर दीजिए। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये डिडक्ट होता है फ्रॉम, ये भी बंद हो गया, डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। अब ये इंशाल्लाह जाके हम IFRS 15 में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, देखेंगे भी सही इसको, ओके सही है। अच्छा, अब सवाल तो खत्म हो गया, एक लाइन बस आगे लिखी हुई है, ऑल कॉस्ट्स वर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द मेंशन्ड पीरियड। अब हम वापस आए, इनकर्ड इन 21 में कहता है जनवरी, इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि 1 जनवरी को प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। क्या ख्याल है, पहली कॉस्ट कब हो रही है? तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को, ठीक है जी। पहला तो एक्सपेंस हो गया। सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड्स के बारे में कह रहा है, ऑल कॉस्ट वर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द मेंशन्ड पीरियड। और ये देखो, ये जनाब जनवरी से जून तक की सैलरीज हैं। अब इसमें से, अब देखो ना, जनवरी और फरवरी और मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने तो एक्सपेंस बनते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड बाय 6 करके मल्टीप्लाई बाय, बल्कि यूं कर लें, इसमें 2 हिस्से बन गए जी, ठहर जाओ ना, इसको मैं कह रहा हूँ 2 हिस्से कर लेना, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 महीनों की कॉस्ट है, इंटू 4 ये एक्सपेंस बनेगा, और 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 भी है ना, ये 4 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है ना, सही है। तो इसमें से 4 एक्सपेंस, 2 कैपिटलाइज, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगले तो सारे क्या हैं जी, एक्सपेंस ही हैं, जून टू जुलाई और जुलाई टू अगस्त, ठीक है। और मेरे ख्याल में तो आपके पास सिर्फ ये कॉस्ट निकल रही है 7, और इधर से मैं यूं कह लेता हूँ, ये ऐसे लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक तो ये 7 हो गया, ये 7 है कैपिटलाइज होने वाला, आपने सवाल किया ना, मैं यहीं पे कॉस्ट निकाल रहा हूँ ना सर में, ठीक है। और उसके बाद इस 6 को डिवाइड किया, 6 मंथ से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आ गया 2। तो आपकी ये कॉस्ट होगी जनाब कैपिटलाइज 9। तो ये क्या है जी, कॉस्ट ऑफ वेबसाइट, ठीक है। तो ये कॉस्ट आ गई आपके पास, ये 2 कैपिटलाइज होने वाली चीज़ें थी, ठीक है ना, 2 और 7। इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या हैं, एक्सपेंस 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 एक्सपेंस। अब ये सिर्फ एक्सपेंस क्या है कि छोड़ नहीं देने, इसके बारे में रीज़न देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम लिखना शुरू करेंगे, बल्कि आपने लिख ही लिया होगा, बहरहाल मैं बोल तो रहा हूँ फिर भी, ठीक है। आपने इसके बारे में लिखा होगा, इसके बारे में लिखा होगा 0.5 मिलियन रिलेट्स टू प्लानिंग फेज। अगर ये अंग्रेजी डालनी तो वो भी डाल सकते हो कि 0.5 मिलियन ऑफ डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन रिलेट्स टू प्लानिंग फेज, देयरफॉर इट शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस, ठीक है, सही है ना। व्हेन इनकर्ड, इन SOCI भी लिख लेते हो फिर ऐसे तो, ठीक है। मतलब कहने का है, आपने वजह बताई क्यों आपने इग्नोर किया प्लानिंग फेज का, ये बताना जरूरी था, ठीक है। उसके बाद पहले ये सीधे सीधे वाले कर लेते हैं, सीधे सीधे वाले। उसके बाद रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन is an operational expense, therefore it is recorded या it is ignored while calculating cost, या it is charged to expense when incurred, ऐसे कह लें, ठीक है। उसके बाद ये सारे इकट्ठे ही हैं, एनुअल वेब होस्टिंग के बारे में भी यही है, 1.5 भी यही है, डिस्काउंट ऑफर के बारे में आप कह सकते हैं ये मार्केटिंग एक्सपेंस है, तो ये भी क्या है, ये सारे के सारे ऐसे आपने एक लाइन सबके बारे में लिख देनी थी, ठीक है। उसके बाद इसमें से जो बाकी बचता है 4 मिलियन, उसके बारे में आप लिखेंगे कि सैलरीज एंड सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू 4 मिलियन, ब्रैकेट में लिखोगे 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4, कैलकुलेशन बताओगे ना, ठीक है। तो सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू 4 मिलियन रिलेट्स टू द पीरियड व्हेन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, प्लानिंग नहीं ना भाई, वो तो आगे भी आ गए, प्लानिंग तो समझो वहाँ रुक गई थी, ठीक है ना। पता नहीं अब वो दरमियान में क्या चलता रहा है, वो जनवरी मार्च के बाद अप्रैल में, अप्रैल यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए जान छुड़ाओ, क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ इसलिए नहीं कर रहे हैं, जान, ठीक है।
तो क्या लिखोगे, सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू 4 million relates to the period when recording criteria for intangible was not met, therefore it is recorded as an expense in the period when incurred। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ जवाब था जी। चलो कोई मसला, आप अगले सवाल पे आए। बड़े मजे का सवाल था ये। ठीक है जी, डिस्कस, ओए हाय डिस्कस, ऐसे ही आप लोग इजी लेते हैं डिस्कस वाले सवालों को ना, क्योंकि पता है क्या होता है, कॉन्सेप्ट आ गया है ना तो पता है, समझ आ रही है, सवाल पढ़ते समझ आ जाती है कि जी क्या चल रहा है क्या है, तो उसको लिखने की जहमत ही नहीं करते, पर्चे में फिर लिखा नहीं जाता। तो कितने बच्चे घर पे लिख रहे हैं, ये लिखा था सवाल का जवाब बगैर सोल्यूशन देखे, पहले एक बार लिखा था। अच्छा, फिर हाथ खड़े रखें, वो बच्चे हाथ नीचे करें सिर्फ जिनका 50% से कम सही था, यानी सबका ही तकरीबन 50% से ऊपर मैच करता था। ठीक है ना, तो बस 50-60% मैच कर रहा है आपका IQ सोल्यूशन के साथ, तो यही हो सकता है। हर दफ़ा उनका अपना सोल्यूशन, अंग्रेजी सोल्यूशन बनाने वाला चेंज होगा, अंग्रेजी चेंज होगी। तो मैं यार आपके सामने एक जुमला बोलता हूँ, थोड़ी देर बाद में दूसरा बोल रहा होता हूँ, तो बात बतानी है आपने जो भी है, ठीक है, वो पूरी बताई हुई हो और टू द पॉइंट हो। ओके, सही है, चलें। अच्छा, ये डिस्कस करें हाउ द अबव ट्रांजेक्शन शुड बी डेल्ट विद इन एसएस बुक्स फॉर द ईयर 30 जून 22 इन अकॉर्डेंस विद द IFRS। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 21, 30 जून 2022 ईयर एंड है, ऑन 1 जुलाई 21 ये डिस्कशन चल रही है ना जी। अपना सवाल आता है तो फिर आप वाइट बोर्ड की तरफ जाएंगे। उदास हो गया बेचारा वाइट बोर्ड, असल में पिछली क्लास में मैं भी उदास हो गया हूँ ना, CMA की क्लास में उधर जा ही नहीं सका। ऑन 1 जुलाई 21, हमारे साल के पहले दिन, SL एक्वायर्ड अ लाइसेंस अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन ऑफ 50 million। अरे ये तो वेबसाइट है ही नहीं, चलो जो है वो तो लिखें, सवाल तो है ना जी। SSC 32 पढ़ लिया तो अब क्या बाकी IAS 38 को आंसर नहीं करेंगे, पर्चे में आ गया तो करेंगे ना जी। SL एक्वायर्ड अ लाइसेंस अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन ऑफ 50 million। SL incurred cost of 3 million which include refundable tax of 1 million for transferring the title। तो भाई 3 million में से 2 million को आपने ऐड कर लेना है, एक क्योंकि रिफंडेबल टैक्स है तो उसको लेकिन हमने ये सारा कुछ डिस्कस करके बताना होगा ना। नेक्स्ट, लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 years। जैसे ये लिखा हुआ था ना, लाइसेंस का लफ्ज ही आया था तो आप समझ गए थे कि इसने एक्सटेंशन वाला मामला करना है। बट इज रिन्यूएबल एवरी 5 years एट अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ 40 million। अच्छा, अब अगली बात, अगली लाइन जो है ना, है लाइन इसमें, इस सवाल में नहीं, किसी और में, वो जो आज करवाना उसमें आई थिंक, चलो हाँ नहीं है, इसी में इसमें एक चीज़ है जो इसमें नहीं है, इसमें एक चीज़ है जो इसमें नहीं है। क्या मतलब, मैंने आपको बताया था, आप माने या ना माने, मैंने बताया था कि ऐसा ये IAS 38 ने आपके ऊपर नहीं छोड़ा कि आपकी इंटेंशन है आप रिन्यू करेंगे तो आप लाइफ में एक्सटेंशन ऐड कर लें, और अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो आप ऐड ना करें। बल्कि मैंने कहा था IAS 38 ने, स्टैंडर्ड ने पाबंद आपको इस पर किया कि अगर मिनिमल रिन्यूअल कॉस्ट, अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है तो ऐड करेंगे, आपकी नीयत हमने नहीं देखनी ना पूछनी। हालांकि बहुत ज़्यादा हमारी नीयत के ऊपर स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, हम नीयत जो कर रहे हैं उस हिसाब से काउंटिंग चल रही होती है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आगे आ रहे हैं। ठीक है, नीयत के ऊपर IFRS 9 के अंदर हमारी अकाउंटिंग बदल रही होगी। ठीक है, नीयत के ऊपर हमारी IFRS 16 के अंदर कहीं ना कहीं 1-2 जगह पे हमारी अकाउंटिंग बदल रही होगी। तो नीयत हमारा का दारोमदार जैसे नीयतों पे है ना, तो बहुत सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स का दारोमदार भी नीयतों पर होता है। स्टैंडर्ड ने उसका अलाउ किया हुआ है ऑप्शन आपको, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड ने अलाउ नहीं किया। और मैंने एक्सप्रेसली ये बात की थी कि स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि आपकी इंटेंशन क्या है, तो सही है ना। जैसे IAS 16 में हम कहते थे कि इकोनॉमिक लाइफ तो इसकी 25 साल है, लेकिन हमारी इंटेंशन है हम इसको 10 साल इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहते थे इकोनॉमिक लाइफ को इग्नोर करो भाई, इंटेंशन क्या है, यूजफुल लाइफ, उसको पकड़ो। ऐसे ही है ना। तो कई जगह पे इंटेंशन हमारी जो है वो यूज करवाता था, लेकिन यहां पर लाइसेंस के केस में एक्सटेंशन को ओरिजिनल लाइसेंस की लाइफ में, लीगल लाइफ में ऐड करने की इजाजत किस बेस पर है, आपकी इंटेंशन की बेस पर नहीं, बल्कि मिनिमल कॉस्ट, अगर रिन्यूअल कॉस्ट अगर मिनिमल है तो स्टैंडर्ड कहता है आप ऐड करो, आपकी इंटेंशन से हमें कोई लेना देना, और अगर नहीं है मिनिमल तो ऐड नहीं कर सकते। अब सवाल में वो कहता है लाइसेंस लिया है इन्होंने 5 साल के लिए, और वो रिन्यूएबल है हर 5 साल के बाद, लेकिन कॉस्ट सिग्निफिकेंट है 40, खुद बोल देते सिग्निफिकेंट। तो बस यहां पे हमारा डिसीजन हो गया, कहानी खत्म।
ठीक है, हम क्या कहेंगे कि जी ये लीगल लाइफ जो ये 5 ही है और हम रिन्यूअल को लीगल लाइफ में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि रिन्यूअल इज नॉट एट मिनिमल कॉस्ट। ओके डन। ये तो धोखा था। बहुत से बच्चों ने इसको पढ़ के, पता नहीं आपने ऐसा किया या नहीं किया, शायद बात याद रह गई हो। बहरहाल ओरिजिनल पेपर के अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने जब ये अटेम्प्ट में आया होगा इस लाइन से धोखा खाया होगा और रिन्यूअल को ऐड कर लिया होगा क्योंकि उन्होंने कहा होगा कि जी वो उनकी इंटेंशन है। ये क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, एसएल इंटेंट्स टू रिन्यू द लाइसेंस ओनली वंस एंड देन सेल द लाइसेंस एट द एंड ऑफ 10 years। बस एक दफा हम रिन्यू करवाएंगे, हमारी इंटेंशन है। तो बच्चों ने कहा चलो जी उनकी इंटेंशन है तो 10 ले लेते हैं ना। अभी ना स्टैंडर्ड ने कहीं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि अगर आपका रिन्यू कराने की इंटेंशन है तो आप लीगल लाइफ के अंदर एक्सटेंशन को ऐड करो और अगर नहीं है तो ना करो। स्टैंडर्ड ने कहा है अगर रिन्यूअल की कॉस्ट मिनिमल है तो आप ओरिजिनल लीगल लाइफ में इस रिन्यूअल के पीरियड को ऐड करो, अगर मिनिमल कॉस्ट नहीं है तो ऐड नहीं करो। ठीक है जी। आगे कहता है एसएल एस्टिमेट्स। यहां तक बात समझ आ गई? अभी तक क्या बात हुई है? 50 प्लस 2 ये कैपिटलाइज होगा और इसमें से एक जो है ये एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, कैपिटलाइज नहीं होगा। अच्छा जी, ऐसे कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगा। उसके बाद अगली बात अमोर्टाइजेशन के लिए आप डिस्कशन करोगे कि हमने लीगल लाइफ को 5 साल लेना है और निकाल के भी देंगे अमोर्टाइजेशन। अगर डेट शीट आ गई, डेट आई हुई है 1 जुलाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल, 1 जुलाई 21 से पूरा साल ही बनता है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, पूरे साल की अमोर्टाइजेशन लेंगे, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे कॉस्ट को? 52 को 5 से। ठीक है, और आंसर देंगे। लेकिन साथ ही डिस्कशन करें ना, हम तो यूं कह रहे हैं कि अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ इतने शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लीगल लाइफ हैज बीन टेकन एज 5 years एंड रिन्यूअल ऑप्शन इज नॉट एडेड। बल्कि वो जब जवाब दूंगा तो एक ही बार कर लेंगे। ठीक है ना, क्यों नहीं ऐड किया हमने? क्योंकि वो मिनिमल था। ये बात हो गई, ये पॉइंट खत्म हो गया। ये आगे भी है। एसएल एस्टिमेट्स दैट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लाइसेंस वुड बी 12 and 9 million एट द एंड ऑफ 5 and 10 years। 0 लेंगे या नहीं? क्यों? क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? कहां लिखा हुआ एक्टिव मार्केट? नहीं है। यही कहना चाह रहा हूं, सवाल में जब तक खुद से लिखना देना, ये नहीं कहना कि हम assumption ले लेते हैं जी, हम नोट लिख देंगे जी वी हैव अज्यूम्ड दैट देयर इज एक्टिव मार्केट देयरफॉर। शायद उसमें भी उसको तरस आ जाए कि यार कॉन्सेप्ट इसको है, लेकिन ये जरूर गुस्सा आएगा कि भाई देखो तो सही कितने लिखे हुए हैं, ऐसे अज्यूम नहीं है तो नहीं है। या एक्टिव मार्केट हो या थर्ड पार्टी कमिटमेंट हो तो रेजिडुअल वैल्यू लेते हैं, वरना नहीं लेते। अब आप क्या लिखोगे? आप यूं लिखोगे कि एक्वायर्ड लाइसेंस shall be recorded as an intangible because there is future economic, it is probable that future economic benefits will flow and cost can be measured reliably. Full stop. अब याद आ रहा है ना, मैंने कल बताया था वो पास पेपर 4 बड़े मजे का सवाल है जिसके अंदर मैंने आपको ना, वो चूंकि 2 मौकों पे उसने अलग अलग कहा था तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए थे। थ्योरेटिकल सवाल जब भी आए 5 पॉइंट्स के अंदर जवाब दो। इनिशियल रिकग्निशन में ये लाइन लिख दो ताकि वो यहाँ पे जो बच्चे का एक मसला आया था कि वो लिख रहे हैं सोल्यूशन में, किसी में लिखते हैं किसी में नहीं, हम हर एक में लिख देंगे, लेकिन शॉर्ट लिखे ना ताकि टाइम ज्यादा जाया ना हो। ठीक है, तो हमने कितनी सी लाइन, इतनी सी लाइन लिखनी है, वरना किताब में जहां पे वो लिखा हो ना थ्योरी के सवालों कैसे टैकल करना, उसमें फिर 3-4 लाइनें हैं। हमने इसको 1-1.5 लाइन के अंदर अब कर दिया छोटा। कैसे? हम कहेंगे कि जी ये एक्वायर्ड लाइसेंस shall be recorded as an intangible because it is probable that future economic benefits will flow and cost can be measured reliably. ठीक है, फुल स्टॉप। ये इनिशियल रिकग्निशन हो गया। अब इनिशियल मेजरमेंट की बात करेंगे। द लाइसेंस shall initially be measured at its cost। ठीक है जी, कैलकुलेटेड एज बिलो, और नीचे आप लिख देंगे परचेज प्राइस 50 प्लस ट्रांसफर कॉस्ट 2। ठीक है, और उसके साथ ही नीचे लिखेंगे ₹1 million टैक्स इज रिफंडेबल देयरफॉर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ। अब ये किसी भी तरह से लिख सकते हैं, एक लाइन में भी ये लिख सकते थे, मैंने वो टेबल से बना दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इनिशियल मेजरमेंट हो गई। अब ये लाइसेंस यूज होगा, ये एंड आएगा तो इसकी बात करेंगे हम अमोर्टाइजेशन की। नंबर ज्यादा हो तो रीवैल्यूएशन की बात भी कर देना, और नंबर कम हो तो 8 नंबर है 2 है तो मेरे ख्याल में तो रीवैल्यूएशन की तरफ हम खामखा नहीं जाएंगे। ठीक है ना, हम सिर्फ अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन कर देते हैं। और अगर ये 6-7 का होता तो फिर जबरदस्ती वो बात भी करते कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल भी हो सकता है, रीवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है, यहां पर कोई फेयर वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए कॉस्ट ऐसे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, रिकॉर्ड हो गया जी 52 पे। अब इसकी अमोर्टाइजेशन की बात करनी है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि द लाइसेंस शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स लीगल लाइफ ऑफ
5 years, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे क्यों 5 years लिया है। द रिन्यूअल पीरियड ऑफ 5 years is not included in legal life because renewal is not at minimal cost, फुल स्टॉप। इससे ये डिसाइड होगा कि अब लाइफ कितनी यूज होनी है, 5। अब रेजिडुअल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। द रेजिडुअल वैल्यू शैल बी टेकन एज 0 बिकॉज देयर इज नो एक्टिव मार्केट और थर्ड पार्टी कमिटमेंट, फुल स्टॉप। उसके बाद अब आखिरी लाइन लिखेंगे देयरफॉर एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 152 डिवाइड बाय 5 करो, एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10.4 शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस। डन जी। और उसके आगे अब वो दूसरी बात करने की रिवीजन की जरूरत नहीं है। 4 नंबर के लिए हम ऑलरेडी ये 7-8 लाइनें लिख चुके हैं। ये बोलते हुए आसान लगता है, लिखते हुए पता लगता है कि कितना लिखा गया। तो 4 नंबर के लिए काफी है, सारी बातें कर दी हमने। ओके, ऐसे ही लिखा था। आप आई कैप में जवाब ऐसा ही है या कोई डिफरेंट है? ज्यादा इसी तरह का ही है। आपने जो लिखा था वो मेरे साथ ज्यादा मैच करता था या आई कैप के साथ ज्यादा मैच करता था? आई कैप के साथ करता था ना, मतलब आपने सोल्यूशन देख के किया। चलें सेकंड पार्ट। अब भाई मैं अब ये डिक्टेट नहीं करवा सकता, ये पॉसिबल नहीं। सिर्फ I38 तो नहीं ना करना, 1-2 सवाल हमने किए थे, उसके बाद मैं यही कर सकता हूं कि आपके सामने बोलता हूं। और वैसे भी मैं सारे सवाल डिस्कशन वाले डिक्टेट करवा दूं तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है आपके एंड पे, जब तक आप उसको खुद नहीं लिखते। ठीक है, तो लिखें जरूर, मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह जो भी कहेंगे। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा फेवरेट, वेबसाइट कॉस्ट। ऑन यकम जुलाई 21 SL decided to develop a website for एक्सपेंस वाली है। चलो शुक्र है ना, इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड करने वाले डिस्कशन करेंगे, हैं जी। ये शुक्र नहीं होता, बंदा परेशान हो जाता है यार, हम करांगे की फिर, है ना। अमोर्टाइजेशन की बात होगी, है लीगल लाइफ, कुछ भी टेंशन ही कोई नहीं, है ना। For its products, अच्छा, SL believes that website would enhance the brand value, अच्छा, of the product and would also be used for providing general information। अच्छा ठीक है, सोल पर्पस तो क्या है, इसको क्या करना है हमने, एक्सपेंस हैं क्या? नहीं, इनहेंस क्या, इनहेंस, हाँ वो ये कह रहा है कि हमने ना एक वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर जो है हम अपनी मशहूरियां करेंगे। इधर देखना मेरे चांद, इधर देखना। हमने हंसते क्यों, है ना चांद। आपके अम्मा बाप को चांद कहते हैं नहीं कहते? अब वो अल्लाह उनसे पूछे, ऐसे ही मुझसे भी अल्लाह पूछेंगे की गल सी। अब क्या करें, बच्चे तो अपने चांद जैसे लगते ही है ना, अब जैसे भी हैं। अच्छा सुनो भाई, ये इधर देख भाई मेरे, इधर देख। हमने अपनी मशहूरियों के लिए एक वेबसाइट बनाई है। अब वो मशहूरियां जब होंगी तो हमारी ब्रांड की वैल्यू एनहेंस होगी या नहीं होगी, मतलब नाम बढ़ रहा है ना, वही लिखा हुआ है एनहेंस, तो एनहेंस कर रहा है ब्रांड वैल्यू। अब अगली बात आप कहोगे सर वो एसेट नहीं हो, इंटरनली जनरेटेड, तो वैसे भी ब्रांड जो है हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो जितना मर्जी बढ़ता रहे। बट ठीक है, एनहेंस होगी, अच्छी बात है भाई। एडवर्टाइजमेंट करते किस लिए हैं, फायदा होता है तभी कर रहे होते हैं ना। तो हमेशा ही एडवर्टाइजमेंट आपको, आपके नाम को, आपके ब्रांड को, अपनी प्रोडक्ट को, आपकी सेल्स वगैरह को एनहेंस करती ही होगी। लेकिन मसला ये है कि स्टैंडर्ड कहता है आप कंट्रोल नहीं कर सकते कस्टमर को, इसलिए ये खर्चा जो है कैपिटलाइज करके आप इसको ऐसा ऐसा नहीं रिकॉर्ड करते। बस ठीक है, हो गया, एक्सपेंस हो गया, बस बिजनेस को फायदा होगा इंशाल्लाह उसको। अच्छा, तुम्हें एनहेंस के लफ्ज ने परेशान किया और तुम कैपिटलाइज तो नहीं कर रहा है? अरे क्या कर दिया अम्मा, क्या कर दिया कराची वाले भाई। अच्छा जी, ऑन यकम सितंबर 21 SL इंटरनली इनिशिएटेड डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट। अच्छा जी, इंटरनली बना रहे हैं। कब जी, कब बना रहे हैं? यकम सितंबर को शुरू किया। वेबसाइट ऑफ द वेबसाइट विच वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 22। ईयर एंड क्या है हमारा, 30 जून 22। ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड बाय SL फॉर डेवलपिंग वेबसाइट वर एज फॉलोज। 2 million फॉर प्लानिंग द वेबसाइट, एक्सपेंस होता है। 7 million फॉर एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर, ये तो PPE है। 3 million फॉर कंटेंट डेवलपमेंट इक्वली इन नवंबर एंड दिसंबर। हमें क्या, वैसे कंटेंट डेवलपमेंट क्या होता था, कैपिटलाइज, लेकिन मसला क्या है, मसला है ये। ठीक है, तो फिर तो सारी वेबसाइट ही क्या होनी है, अन्य वहां करी जाओ। 1 million फॉर एनुअल वेबसाइट होस्टिंग, ये तो वैसे ही एक्सपेंस बनती है, लेकिन खूबसूरत बात क्या है, इस सवाल और पिछले सवाल के अंदर फर्क क्या है,
हमारा ईयर एंड है 31 जून 2022। वो कह रहा है 1 मिलियन फॉर एनुअल इंट्रो FAR 1 में रिवाइज कराया जाता है एक्रूवल। ये वही है, FAR 2 में भी आ गए, छोड़ेगा नहीं अभी। IAS 12 के अंदर दबा के एक्रूवल है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स हैं। आप कहोगे हैं कितने पास गए हैं। इंट्रो वाली भी जाननी ज्यादा। इंट्रो तो FAR 2 में यूज हो जाती है, FAR 1 से भी। डरा नहीं रहा, रिलैक्स हो जाएं। यानी ये इंट्रो जैसी FAR 2 है, यानी इतना लेवल इसका नीचे इजी हो जाना है। आप लोगों को लगना है कि हमने इंट्रो पढ़ी थी बस उस जैसी है। ये FAR 1 बहुत मुश्किल है, बता रहा हूं मैं आपको, ये उससे बहुत आसान है। क्योंकि वो मुश्किलों के बाद ना आप इस तक पहुंचते हैं, तो वो मुश्किलें आपको जो है ना, वो आपको वो क्या कुंदन बना चुकी होती हैं। तो FAR 2 आसान है इंशाल्लाह। तुम फिर बोले हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये बोल रहा है जी, सुबह से मैं कह रहा हूं ना बोलो। ये इसकी शक्ल देखें बैठ। अच्छा जी, 1 मिलियन फॉर एनुअल, सालाना वेबसाइट होस्टिंग। भाईजान सालाना वेबसाइट होस्टिंग, सेठ साहब सालाना वेबसाइट होस्टिंग। आपने कल छुट्टी तो नहीं की थी? आपने पार्ट भी लिया? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये इतना नॉन सीरियस बच्चा है इस दफा, पिछला भी था। खड़े हो जाओ। ये इसका इरादा है कि मैं अगली बार 2 दफा पढ़ के इसको पास करूं, 1 दफा में सही समझ नहीं आती। बैठो। अच्छा जी, वापस आए। एनुअल सालाना वेबसाइट होस्टिंग है, वैलिड टिल 31 जनवरी 23 का मतलब है ये 1 फरवरी 22 से 31 जनवरी 23 होगा ना। ये जो इसकी पूरी टर्म है। अब 6 नहीं, हमारे साल में 5 गए तो आगे 7 जाएंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने एक्सपेंस में डालना है और बाकी कैपिटलाइज। अच्छा चलो, अब डिस्कशन आप खुद करना, मैं एंट्रीज कर देता हूं। यानी जनवरी के एंड पर आप ये एंट्री करोगे, जनवरी के एंड पे आप एंट्री करोगे प्री पेमेंट डेबिट, प्रीपेड वट एवर डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से? 1 से। और उसके बाद आप जून के एंड पर, ये जनवरी एंड लिखा है, एनओवी जून ना समझी जाना, ठीक है। जूने एंड पर क्या करेंगे आप? अब इस एसेट में से कुछ एक्सपेंस बनाए। 2 तरीके होते हैं। आप सारा गलत एक्सपेंस, किसी ने कहा गलती की है, आप पहले को जी मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है गलत, और फिर उसको रेक्टिफाई कर प्री पेमेंट बनानी है, उसका फायदा नहीं है। असल कॉन्सेप्ट पे रहें। जब पेमेंट की, जिस दिन पे किया उस दिन सारे का सारा एसेट है, प्री पेमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद जून एंड पे आए तो आपने कहा इसमें से हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, नहीं, जनवरी एंड है ना, ठीक है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 5 महीने हमने यूज कर लिया। मतलब वेबसाइट हमारी चलती है, यहाँ पर ये एक्सपेंस बना ले, तो हमने यहाँ पर आकर एंट्री कर लेनी है, एक्सपेंस डेबिट 1 डिवाइडेड बाय 12 महीने का था एनुअल इंटू 5 जी 0.417 कर लो, और प्रीपेड। अब आपने इसकी अंग्रेजी जो ऐसे लिखनी है, मेरा दिल का थोड़ी सी बता ही दूं। आप ये कह दोगे इसके बारे में कि ₹1 मिलियन फॉर एनुअल वेब होस्टिंग इज प्री पेमेंट एंड 0.4 मिलियन, ब्रैकेट में लिखोगे किस तरह निकला, ठीक है, शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस बिकॉज इट रिलेट्स टू द पीरियड कवर्ड इन आर ईयर, ठीक है। और उसके साथ ही दूसरी बात भी करनी जरूरी है। बाकी जो बचता है 0.6 मिलियन, उसके बारे में लिखोगे 0.6 मिलियन शैल बी शोन एज अ प्रीपेड फीस या प्री पेमेंट इन द करंट एसेट्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। उसके अलावा तो मेरे ख्याल में बाकी तो आप सिंपल कह देंगे कि ये एक्सपेंस करना है और ये एक्सपेंस करना है, ठीक है। इसके बारे में क्यों लिखोगे? ये कहोगे जी ये प्लानिंग फेज का है इसलिए एक्सपेंस करना है। ₹2 मिलियन शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस बिकॉज इट रिलेट्स टू प्लानिंग। और इसके बारे में लिखोगे ₹3 मिलियन फॉर कंटेंट डेवलपमेंट इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस बिकॉज द वेबसाइट इज डेवलप्ड solely for advertisement and promotion, ठीक है। बीच में रह गया ये भाई, इसकी बात तो हमने इधर कर दी ना, ये भाई रह गया। इसके बारे में आप क्या कहोगे कि वेब सर्वर इज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इट शैल बी रिकॉर्डेड एज एन आइटम ऑफ पीपीई, ठीक है, एंड इट शैल बी डेप्रिशिएटेड। हाँ, एक्विजिशन की है ना सर्वर की, हाँ एक्वायर कर लिया सर्वर, तो इट शैल बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। बताई नहीं हुई तो बस इतनी बात लिख देंगे, ठीक है। तो ये जनाब 8 नंबर का सवाल था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप जी। वैसे जवाब मैं नहीं देता होता क्वेश्चन। हाँ बोलो।
किया है ना? नहीं 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 नहीं, वो रजिस्टरिंग वेबसाइट सर्च इंजन का मतलब ये है कि हम सर्च इंजन वालों को पैसे देते हैं हर महीने या 6 महीने बाद या साल बाद, ठीक है, और इन्हें कहते हैं कि जब भी कोई आकर यहां पर लिखे ब्रेकआउट, ब्रेक ही लिखे ना, तो ब्रेकआउट सबसे ऊपर हमारा आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सेलिंग एक्सपेंस है बेटा, हर बार ही रजिस्टर हो रहे होते हैं आप। रजिस्टरिंग वन टाइम भी हो तब भी एक्सपेंस है, चलो और छोड़ो, वन टाइम भी हो तो क्यों? क्योंकि वेबसाइट बन चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं जरा इसको हम जो है वो थोड़ा सा उनको ऊपर लेके आए, ठीक है ना। तो वेबसाइट के अंदर तो वैसे ही एक्सपेंस होना है, लेकिन ये नॉर्मली हर बार ही बोलते हैं ऐसे। हाँ जी, वैसे जवाब है मेरा। ऑफ कोर्स जी, क्या हाल है? चलें आगे, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9, ट्यूलिप। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने दिल में बोला था। कितनी देर हो गई क्लास को? 55 मिनट हो गए ना, 5 मिनट और करके पूरा 1 घंटा करते हैं इसको। उसके बाद अगले पार्ट के अंदर यार मैंने ना आधा घंटा IFRS 16 करना ही करना है, मुझे नहीं पता, ये सवाल स्पीड करना है भाई। डिटरमिन तो छोड़ो, रिक्वायरमेंट जरा बाद में, चलो पढ़ लो। डिटरमिन द रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज एंड नेट प्रॉफिट। ये भी हो सकता है, FAR 1 में भी आपने करेक्शन ऑफ एरर पढ़ा हुआ है। तो करेक्शन ऑफ एरर के अंदर वो कभी रेक्टिफाइंग एंट्रीज ही मांग लिया करता था, कभी वो प्रॉफिट पर इंपैक्ट मांग लेता था, कभी वो कह देता था कि बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट दोबारा बना दो। ये उसी का को हाइब्रिड है। प्रॉफिट की फिगर सवाल में गिवन है, एसेट्स लायबिलिटी से गिवन है, और वो कह रहा है इनकी रिवाइज फिगर निकालो। मतलब ये कुछ गलतियां होंगी जिनके असरात लेने होंगे हमने। तो ऐसा काम यहां पे भी चलता है, रेक्टिफिकेशन यहां पे भी मौजूद है, ठीक है। करेक्टिंग एंट्रीज तो बहरहाल IFRS 15 के अंदर जाके बहुत ज्यादा मांगता है, और बाकी टॉपिक्स के अंदर भी ऐसे ही गलती करवा के कहता है, कभी एंट्री मांग लेता है। एंट्रीज वैसे ज्यादातर मांगता है, करेक्टिंग एंट्रीज ज्यादातर मांगता है IFRS 15 रेवेन्यू में। बाकी टॉपिक्स में ये वाली हरकतें करवा लेता है कि एंट्रीज करके उससे आगे भी पहुंचाओ, ठीक है। तो इस सवाल को पढ़ते हैं। हम अपना सवाल नॉर्मल तरीके से करेंगे जी, ठीक है। अपनी एंट्रीज करवाऊंगा मैं, आपको समझाना है ना मैंने, तो ठीक है। और वैसे भी अगर आपने ये इंपैक्ट लेने भी हैं तो आपको ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग वाला काम करना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि ओरिजिनल रॉन्ग करके आगे ऑप्शन है रेक्टिफाइंग एंट्री करके पोस्टिंग करें, या ओरिजिनल रॉन्ग से देखते हुए आप इंपैक्ट यहां पे डायरेक्ट ले लें। आप रेक्टिफाइंग एंट्री ना भी करें तो उससे मांगा नहीं ना हुआ, वो देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल सब कुछ भूल जाएं, छोड़ दें कि रिक्वायरमेंट क्या है, छोड़ दें को गलती हुई है। फिलहाल सिर्फ ये सोचकर चलें कि हमने क्या करना था ओरिजिनल, वो तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। अब पढ़ते हैं। ड्राफ्ट वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्यूलिप लिमिटेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17 शो फॉलोइंग अमाउंट्स। ये तीनों अमाउंट्स आ गई, ठीक है। व्हाइल रिव्यूइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन नोटेड। TL commenced development of a new product and company following directly attributable costs have been incurred up to launching date of this and इसको छोड़ो, भी गलती बाद में देखेंगे, ठीक है। गलती बाद में देखेंगे, ओके। गलती है, ये गलती है, ठीक है, गलती है। ऐसे अन्यवाह नहीं करते होते। ये सवाल हमने किया था ना कल भी, शायद कल या परसों, कि जो किया था 9 सर, कौन सा सवाल था? 9/6 था, जिसके अंदर हमने पहले सारी डिस्कशन की और फिर बाद में लगा ओह उसने तो सारे को CWIP में फेंका हुआ है, लेकिन डिस्कशन वाला सवाल था। ऐसे कैसे आप लोग कह देंगे कि नहीं किया हो? अच्छा जी, लो जी, स्टाफ सैलरी, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, कंसल्टेंट फीस, सारे खर्चे उसने बता दिए, ठीक है। वो कह रहा है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हैं जो कि अप टू लॉन्चिंग डेट हैं, ठीक है। 1 जनवरी को काम शुरू हुआ, 1 अक्टूबर तक, यानी कि 9 महीने के ये सारे खर्चे क्या हैं? 9 महीने के। अब इसमें से अगर कोई एक्सपेंस की नेचर का तो एक्सपेंस बनेगा, जो ये रिसर्च वाला, जो डेवलपमेंट वाला है, ठीक है, उसमें फिर हम देखेंगे क्राइटेरिया कैसे मीट हो रहा है। अभी तक तो नहीं पता लगा, ठीक है। वह कहता है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर, ये अब बच्चों 2 गलतियां छोटी छोटी, इनको मैं छुपा करना आप जरा आराम से सवाल पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके डन। चलो अब पढ़ते हैं इस सवाल को। बल्कि यूं करते हैं, टाइम तो मुझे पता है कम है, पर ये तो नहीं कि अब IFRS 16 मैंने शुरू करना है तो इसको दौड़ लगवा दें। तो आप ऐसा करें, आपके पास पूरे 2 मिनट हैं, आप इसकी ओरिजिनल एंट्री जल्दी से पास करें। 2 मिनट में आप कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने तेजी में कुछ तो पढ़ा भी दिया। यहां से शुरू हो रहा है, यहां से यहां तक है,
ओरिजिनल एंट्री जल्दी करें, हरी आप पार्ट 2 शुरू कर लें इतनी देर में, मौका है हमारे पास।